दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 के साइंस का टॉपिक हेरिडिटी, आनुवंशिकता। जैसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इस टॉपिक से संबंधित आपके जो भी डाउट है वो इस टॉपिक को पूरा देखने के बाद जो हम 30 मिनट का ये लेक्चर ले रहे हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप आराम से इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आनुवंशिकता क्या होती है। इसको हेरिडिटी बोलते हैं। आनुवंशिकता यानी जो भी लक्षण अपन देखते हैं अपने माता पिता में या अपने दादा में, वो अपने बच्चों में आते हैं। या कुछ डिजीज है, जैसे अपने मम्मी को या पिताजी को कोई डिजीज है और वो अपने बच्चों में आ गई, तो वो कैसे आती है, उसी को ही आनुवंशिकता कहते हैं। यानी आनुवंशिकता की क्या परिभाषा है, कोई भी चाहे लक्षण है तो कोई भी लक्षण या कोई भी बीमारी, उसको डिजीज कहते हैं। वो जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ये मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या चाहे कोई लक्षण जाए या कोई बीमारी जाए, उसको अपन आनुवंशिकता कह सकते हैं, यानी हेरिडिटी कह सकते हैं। जैसे लक्षण का मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण बताना चाहूँ तो आपने देखे होंगे जो ये अपने कान है, कान की जो निचले वाला भाग है, कई लोगों में ये खुला होता है, जैसे मेरे खुला है, और कई लोगों में चिपका हुआ होता है। जैसे अपने पिताजी में चिपका हुआ है तो अपने में भी चिपका होगा, या हो सकता है अपने दादाजी के चिपके हुए थे तो अपने चिपके हुए हैं। या कोई भी बीमारी जैसे अपन हीमोफीलिया ले सकते हैं, ये आनुवंशिक बीमारी है। ये जैसे अपने में हमेशा ये मदर की तरफ से एक पीढ़ी हीमोफीलिया को ले तो ये मदर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इस प्रकार आनुवंशिकता की आप परिभाषा समझ गए होंगे। तो अपन ये भी सोच रहे हैं कि आनुवंशिकता जैसे अपन सिंपल भाषा में समझे कि यहाँ से अपने को कोई पार्सल भेजना है जोधपुर या जयपुर, तो अपन किसके द्वारा भेजते हैं? बस के द्वारा। तो ये लक्षण जाते किससे हैं, ये अपन को मेन बात समझना होगा कि ऐसे तो नहीं है, कुछ ना कुछ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा। वो किससे जाते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं मोस्टली वो जनन के द्वारा जाते हैं, जिसमें एक अलैंगिक जनन आप लिखा हुआ देख रहे हो और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन छोटे जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ है, उनके अंदर पाया जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण अपन ले सकते हैं विखंडन। विखंडन के अंदर क्या होता है, जैसे कोई कोशिका है, उस कोशिका का दो भाग बराबर भागों में डिवीजन हो जाना है, क्या कहलाता है? विखंडन। तो ये अलैंगिक जनन है। इसके अंदर अपन देखते हैं तो इतनी विभिन्नताएं नहीं आती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इतनी विभिन्नता है, यानी वो इतनी इसमें अलैंगिक जनन में नहीं आती है। वहीं लैंगिक जनन को देखें जो अपने मानव में होता है, उसके अंतर्गत बहुत सारी विभिन्नताएं आती है। विभिन्नताओं की वजह से ही वो अपने जीवन में उत्तरजीवी रह सकते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, जिसको अपन कह सकते हैं गैमेट। वो गैमेट के निर्माण की वजह से ही विभिन्नता है। अब अपन आगे चलते हैं तो जो ये आनुवंशिकता है, तो आनुवंशिकता के जनक के रूप में जाने जाते हैं मेंडल। मेंडल ने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया था, अध्ययन किया था। एक वैज्ञानिक थे मेंडल। तो अपन ने कहा कि आनुवंशिकता किस वजह से है, अभी उन्होंने बात की थी अपनी स्लाइड में। मैंने हमने कहा था कि आनुवंशिकता किस वजह से आगे जाती है, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कोई पार्सल भेजना है तो बस के द्वारा जाएगा, वैसे ही आनुवंशिकता है। तो मेंडल इसको लेकर बहुत ही जिज्ञासा उसके अंदर थी कि ये आनुवंशिकता के जो लक्षण है, जो मैंने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण का ट्रांसफर होता है, वो होता कैसे है। तो मेंडल ने उसके लिए एक वर्ड दिया था, फैक्टर। क्या वर्ड दिया था? फैक्टर। मेंडल ने एक वर्ड दिया फैक्टर। मेंडल ने ये कहा कि जो
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण का जो ट्रांसफर होता है उसके लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फैक्टर। उस समय मैं यही इतना ही ज्ञान था, उस समय और ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने एक वर्ड दे दिया फैक्टर। और ये कई बार में क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि मेंडल ने लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने के लिए जो वर्ड यूज किया था फैक्टर, बाद में यही फैक्टर वर्ड जब मॉडर्न साइंस आई तो वो जीन के रूप में कहलाया, जो अपन जानते हैं। बाद में उसी को ही जीन कहते हैं आगे, जो मेंडल ने पहले फैक्टर कहा था, आज उसी को जीन कहते हैं। यानी जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आज मैं ऐसा हूं दिख रहा हूं, मेरे पिताजी है, अपन कहते हैं ना कि अपने पिताजी के जैसा बच्चा है, तो वो लक्षण जो है ना वो कहां से है, वो जीन से है। मेनली जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसी वजह से ये। और उसका ये जो अपन अध्ययन करते हैं ना लक्षणों का, वही आनुवंशिकता के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जीन मैंने क्या है, अगर जीन आप समझे तो जीन क्या है, डीएनए की एक सीक्वेंस हम कह सकते हैं, डीएनए सीक्वेंस। डीएनए आपको पता ही होगा, तो जीन है डीएनए सीक्वेंस। और मेंडल ने क्या किया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के में ये देखा कि मतलब कैसे एक पीढ़ी में दूसरी, उन्होंने उसने मेंडल ने प्रयोग के तौर पर एक पौधा लिया था, उस पौधे का नाम था मटर। मेंडल ने क्या किया कि ये भाई वो तो पता चल गया कि कैसे लक्षण रहा है, तो क्या फैक्टर द्वारा रहा है, तो जा कैसे रहा उसका भी अध्ययन करना चाहते थे। तो उन्होंने बड़े वर्षों तक मटर का अध्ययन किया था, और मटर के उन्होंने 7 गुण लिए थे एक दूसरे के विपरीत। 7 गुण जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये 7 गुण मेंडल ने लिए थे। जैसे पौधे की लंबाई हो गई, कि पौधा कोना है या लंबा है, ठीक है। बीज का रंग हो गया, कि बीज हरा है या पीला है, ठीक है। बीज का आकार हो गया, कि बीज गोल है या झुर्रीदार है। फली का रंग हो गया, हरा है या पीला है। फली का आकार हो गया, फूली हुई है या सुकड़ी हुई है। या फूल का रंग हो गया, बैंगनी है या सफेद है। फूल की स्थिति होगी कि अक्षीय फूल लगे हुए हैं या फिर टर्मिनल है, यानी इसको कह सकते हैं प्रांतीय। तो मोस्टली मेंडल ने इन 7 लक्षणों का मटर के पौधे में अध्ययन किया था कि ये कैसे हो रहे हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले पौधे की लंबाई को मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि मेंडल फैक्टर जीन, जीन क्या है, डीएनए की सीक्वेंस है। एक वर्ड बाद में यूज होगा अलील, वो भी आपको थोड़े बाद में पता चल जाएगा, अभी देखते हैं अपन। तो ये 7 जो लक्षण लिए, इन 7 पे इन्होंने अध्ययन किया और क्या पाया। तो मेंडल ने सबसे पहले जो अध्ययन किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी मेंडल ने ये लिया, एक पौधा लिया ऐसा टी और टी, जिसको दर्शाते हैं लंबा, ठीक है। उसका मेंडल ने क्रॉस किया स्मॉल डी यानी बोने के साथ, लंबा पौधा और बोना पौधा, जो अपन ने मैंने अभी पीछे में। और इनको क्या कहते हैं, ये क्या है, अलील है, जो यहाँ मैंने लिख रखा था अभी, अलील। अलील क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। तो जीन बात की थी, जीन क्या है, डीएनए सीक्वेंस है, और अलील क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन्स। एक ही जीन की 2 फॉर्म होना, वो क्या कहलाता है, अलील कहलाता है। जैसे ये जीन तो क्या है, इसमें जीन क्या है आपको समझ आ रहा होगा, इसमें जीन है कि लंबाई का गुण है, उसके लिए कोई जीन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लंबाई का गुण है, उसके लिए कोई जीन रेस्पॉन्सिबल है। उस जीन के, तो एक तो लंबाई के लिए वो जीन एक टी है और एक टी है, यानी जीन तो एक ही है, लेकिन उसकी 2 फॉर्म्स मिल गई है हमको। पता सेम जीन की ही जो 2 फॉर्म्स हैं, उनको अपन क्या कह सकते हैं, अलील कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अलील, अर्थात डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, जो मैंने नीचे ड्रॉप लिख रखा था। एक ही जीन की 2 फॉर्म्स, उसको क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। तो यहाँ मेंडल ने वो एक ही गुण लिया, लंबाई, जैसे ये
एक लंबाई होगी टी और टी से दर्शाया लंबा और ये बोना। जब इनका क्रॉस कराया तो उनको प्राप्त हुई F1 पीडी। ठीक है, तो अपन ध्यान देते हैं इसको, टी और टी का क्रॉस कराया तो उनको F1 पीडी प्राप्त हुई, टी और स्मॉल टी। अब देखो ये लंबा था और ये था बोना, तो अब ये पौधा कैसा होगा, वो बड़े उत्सुक हुए उस समय ये पौधा कैसा होगा, लंबा हो या बोना हो। यही कह रहे हैं अपन, जीन रिस्पॉन्सिबल है एक पीढ़ी से लक्षणों को ट्रांसफर करने में। अब यही भी अपना लक्षण ट्रांसफर करेगा, ये भी एलील करेगा। तो लेकिन उन्होंने देखा कि सारे के सारे पौधे लंबे थे उस समय, सारे पौधे उनको चारों के चारों लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, लंबे, तो उन्होंने देखा कि ये बोना पौधा का क्या हुआ, सारे सारे लंबे थे, बोने पौधे का है। तो फिर उन्होंने क्या किया, F2 पीडी प्राप्त किया। जो ये टी और टी प्राप्त हुआ उनका आपस में क्रॉस किया तो उन्होंने F2 पीडी में देखा। अब आप ऐसे देखो, ये टी इसे ये में आ गया, ये टी और ये टी आपस में हो गया टी टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो जब उन्होंने वापस F1 पीडी को सेल्फ क्रॉस किया तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा, चार पौधे प्राप्त हुए जिसमें ये तो था लंबा, ठीक है, और ये भी था लंबा, ये भी था लंबा, इस लंबे को टीटी से, ये भी इस लंबे को टीटी से, इसको भी टीटी से, और ये जो प्राप्त हुआ पौधा वो एक हुआ बोना, जो स्मॉल टी। यहाँ पे तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए F2 के अंतर्गत टी और टी। ठीक है, और यहाँ प्राप्त हुआ वापस बोना, यानी जो ये यहाँ का गुण वापस आके F2 पीडी के अंतर्गत दिखा। तो क्या ऐसा कैसे, फिर उन्होंने कि ये ऐसा कैसे, यहाँ पे तो टी टी लिया लंबा और यहाँ बोना लिया तो ये लंबे प्राप्त हुए, जबकि इसमें देखा जाए तो ये यहाँ है। ठीक है, फिर भी इसके लक्षण नहीं दिख रहे, लक्षण इसके दिखे। अब आप देखो तो ये वापस टी टी लिया तो उसके देखो ये टी 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 टी, ये टी 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 टी, ये टी 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 टी, ये टी टी लंबा हुआ, ये टी टी लंबा, ये केवल और केवल ये बोना हुआ। ठीक है, तो हो गया ऐसे कैसे, यहाँ पे गुण तो देखो ये भी टी आया है यहाँ पे और ये टी यहाँ आया है, तो ये बोना होना चाहिए था, इसलिए मैंने कंफ्यूज। फिर उन्होंने उस समय इसको लेके दो नियम दिए थे, एक तो दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। तब उनको समझ आया। अब देखो कैसे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, यानी जो अपन बात करते हैं कि ये जो अलील है जीन की एक फॉर्म है टी और ये टी। ठीक है, तो उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये कहा कि ये जो फॉर्म है अलील, ये इस पर प्रभावी है, क्या है प्रभावी, अर्थात डोमिनेंट है। यानी जहां कहीं भी ये कैपिटल टी होगा ना तो केवल और केवल उसके गुण आएंगे। कैपिटल टी के क्या गुण है, लंबा। ठीक है, तो जैसे अपन ने यहां पे देखा, यहां देखो उन्होंने कहा ये प्रभाविता का नियम ये दिया कि ये जो टी है वो स्मॉल टी के ऊपर क्या है, प्रभावी है। प्रभावी होने पर देखो यहाँ पे चारों के चारों पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे, ये इसके गुण को दबा गया, इसलिए इसके गुण आ गए। अपन कहते हैं ना कोई भी जो हैवी होता है वो एक दूसरे को दबा देता है, तो यहाँ इसके गुण को दबा दिया। और यहाँ भी देखो ये टी आया, ये टी आया, ये भी इसने इसको दबा दिया, इसने इसको इसके गुण को छुपा दिया, इसने इसको, यहाँ पे देखो टी था नहीं, इसलिए ये पौधा कैसा आ गया, बोना रह गया। और यहाँ पे ये लंबा, यहाँ पे लंबा, यहाँ पे लंबा और यहाँ बोना, यानी इसे प्रभाविता का नियम उन्होंने दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या एक तो ये अलील है ये दूसरे पर क्या होता है, प्रभावी होता है। और तो इसलिए उन्होंने इसको तो प्रभावी कहा कैपिटल टी को, और स्मॉल टी को उन्होंने अप्रभावी कहा। और दूसरी बात उन्होंने एक और नियम दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने यह कहा
कि जो ये टी और टी एक साथ है, जो अपन कहते हैं एलील है, अर्थात डिफरेंट, जो मैंने पहले बोला है, फॉर्म ऑफ सेम जीन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, यानी एक ही जीन की दो अलग फॉर्म है टी टी। उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये कहा, जब युग्मक का निर्माण होता है गैमेट्स का, तब ये दोनों और टी एक दूसरे से पृथक अलग होते हैं। इसको ये प्रभावित नहीं करता और उसको ये प्रभावित नहीं करता। जैसे अपन ने यहाँ देखा, ये टी एक यहाँ आ गया और दूसरा यहाँ, ये यहाँ है, मतलब ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। यही इन्होंने मैन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा था। और अगर यहाँ देखिए जाए तो उन्होंने एक अनुपात भी दिया कि लंबे पौधे कितने हैं 3, बोंगा कितना है 1। ये क्या हुआ, उन्होंने अनुपात दिया और इसको अपन कह सकते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी बाहर से दिखने में कोई कैसा है, ये अपन को लंबा दिखा, ये लंबा दिखा, ये लंबा दिखा, ये बोना दिखा। लंबे कितने दिखे 3, बोना कितना दिखा 1। तो इसको क्या किया उन्होंने, फिनोटाइप का। क्या कहा, फिनोटाइप। कोई भी चीज बाहर से कैसी दिख रही है उसको फिनोटाइप कहा। लेकिन उन्होंने जीनोटाइप देखा, तो बाहर से तो लंबा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखो लंबा ये भी टी वाला भी है और लंबा ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी है। यानी जीनोटाइप का उन्होंने रेशियो देखा ना एफ2पीटी के अंदर, तो उनको मिला 3:1। सॉरी, फिनोटाइप उनको मिला 3 और जीनोटाइप उनको देखो कैसा मिला, एक मिला उनको टी और टी, दो ऐसे मिले टी और एक मिला स्मॉल टी। ठीक है, टी और टी के पौधे कितने मिले, इसमें एक मिला टी कैपिटल टी वाला, टी कितने मिले 2 मिले और स्मॉल टी वाला कितना मिला 1 मिला। यानी उनको जो जीनोटाइप रेशियो है वो प्राप्त हुआ 1:2, 2:1 और फिनोटाइप रेशियो प्राप्त हुआ 3:1। यानी 3 पौधे लंबे थे, एक कोना था और जीनोटाइप रेशियो प्राप्त हुआ 1:2, 2:1। इसी तरह उन्होंने एक 1 हाइब्रिड क्रॉस के बाद 2 हाइब्रिड क्रॉस किया, मतलब 2 गुणों को अध्ययन किया। पहले तो एक गुण को अध्ययन किया था, इसके बाद उन्होंने 2 गुणों को अध्ययन किया। जैसे यहाँ पे RRYY, यानी कुछ बीज लिए जो गोल और पीले थे, कैसे थे, गोल और पीले, उनका उन्होंने क्रॉस किया हरे और जुबीदार से। तो जैसे मैंने 1 हाइब्रिड क्रॉस में आपको बताया है 2 नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया कि ये है जो इस पे प्रभावी होता है, यानी इस कोने पर भी अगर अपन को ये कहें कि ये और ये दिखे तो ये इसको दबा देता है, ये लंबा ही होगा पौधा क्योंकि ये इसको दबा देता है इसके गुण को, तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी है, यानी कि एवरी सेलेक्टेड 2 फैक्टर आर रिस्पांसिबल एंड दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। कोई भी गुण के लिए 2 कैरेक्टर रिस्पांसिबल होते हैं और गैमेट, जैसा मैंने आपको पहले बताया, फॉर्मेशन के दौरान वो एक दूसरे अलग हो जाते हैं। जब उन्होंने, ये तो एक गुण था कि पौधे की लंबाई, जब उन्होंने ऐसे ही 2 गुणों का अध्ययन किया, 2 साथ गुणों को उन्होंने अध्ययन करके देखा कि एक गुण का तो मैंने अध्ययन कर लिया, अब 2 गुणों का अध्ययन करके देखते हैं क्या होता है। जैसे गोल और पीले और हरे और जुबीदार, 2 गुणों के, एक जुबीदार अलग है, हरा अलग है, गोल अलग है, पीला अलग है। तब भी उन्होंने यही पाया कि जो वहां पे डोमिनेंस का प्रयोग था वहां यहाँ हो रहा है, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो रहा था यहाँ भी हो रहा है। और यहाँ एक और उनको देखने को चीज मिली कि ये भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे जो गोल वाला लक्षण है वो अलग से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, जो पीले वाला लक्षण है वो इसको प्रभावित नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि गोल वाला पीले को प्रभावित कर रहा है या कि हरे वाला जुबीदार को प्रभावित कर रहा है, यानी एक साथ 2 लक्षण जा रहे हैं। ऐसे ऐसे उन्होंने पाया धीरे-धीरे कि मतलब एक लक्षण तो जैसे लंबाई का है लक्षण, तो वो तो जारी है, उसके साथ अदर जैसे ये बीज हरा हो गया, जुबीदार हो गया, ये सारे लक्षण एक से दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इनके लिए 2 हाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने एक नियम दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन 2 कैरेक्टर आर
investigate together segregation at one locus do not influence segregation another locus। यानी मैंने जो भी कहा आपको कि दो लक्षण का जब अपन एक साथ में अध्ययन करेंगे ना तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा, ठीक है। ऐसे ही एक से ज्यादा लक्षण लेंगे तो वो भी एक दूसरे के साथ अलग अलग जाएंगे। और इसमें एक कंडीशन क्या है कि when two gene resides on different chromosomes। ये कब होता है? जब जैसे एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ये आर का गुण कोई इस क्रोमोसोम पर है मान लिया, यानी गोल वाला, और पीले वाला गुण इस क्रोमोसोम पर है, ठीक है। तो ये क्या होगा जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस पे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ये गोल वाले लक्षण अलग जाएंगे, ये पीले वाले अलग जाएंगे, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। अगर ये क्या होता है अगर ये एक ही क्रोमोसोम पर यहाँ पे कहीं आर का गुण होता है यानी गोल का, और यहाँ कहीं होता वाई का यानी पीले का, तो ये एक अलग मैटर होता है, इसको अपन लिंकेज कहते हैं। वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसको मैं अगर आपके पास नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जब दो बॉन्ड एक ही क्रोमोसोम पर हो तो वो लिंकेज वाला होता है। लेकिन यहाँ आपके क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये गुण एक अलग क्रोमोसोम पर है और ये गुण एक अलग क्रोमोसोम है। आपको क्रोमोसोम पता ही होगा वैसे, लेकिन नहीं पता ऐसे भी मैं बता देता हूँ। जो अपने कोई भी गुण के लिए जो अपने क्या भी बोला जीन, किसी भी गुण के लिए क्या रिस्पांसिबल होता है जीन। जीन क्या होता है? डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। जीन क्या होते हैं? डीएनए की सीक्वेंस, और इन्हीं डीएनए की सीक्वेंस से क्या निर्माण होता है? क्रोमोसोम्स का। यानी अपन कह सकते हैं जीन रिसाइड्स ऑन क्रोमोसोम्स, जीन रिसाइड्स ऑन क्रोमोसोम्स, यानी जीन कहां पे? क्रोमोसोम पे होते हैं। जो क्रोमोसोम आपने देखा होगा तो मेनली मानव के अंदर अपन देखें तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव में होते हैं 23 जोड़ी, ठीक है। उसके अंदर 22 जोड़ी तो क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, एक जोड़ी। प्रोटोसोम्स होते हैं और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। कुल 23 जोड़ी होते हैं। और मेनली जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है कि मादा बनेगी या नर होगा, वो इस एक सेक्स क्रोमोसोम से ही डिटरमाइन होता है। जैसे ये मादा के अंदर XX होता है और नर के अंदर XY होता है। बाकी जो 23 जोड़ी है वो अलग, 22 जोड़ी अलग होते हैं। ये एक जोड़ी जो है सेक्स क्रोमोसोम उससे ही डिसाइड होता है कि लिंग